नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास। कल हमने बीए पार्ट सेकंड में मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पेपर सेकंड में मुगलों के साथ जसवंत सिंह जोधपुर के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में जसवंत सिंह द्वारा की गई मुगल सेवाओं की चर्चा करेंगे। दोराई के युद्ध के बाद जसवंत सिंह द्वारा औरंगजेब का समर्थन कर औरंगजेब की सेवा में आना के पश्चात औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पूर्ववत सम्मान प्रदान किया। उसी के तहत औरंगजेब ने अपने राज्याभिषेक के पश्चात 1659 में जसवंत सिंह को गुजरात की प्रथम सूबेदारी सौंपी। औरंगजेब ने अजमेर में ही सूबेदारी सौंप दी थी। जसवंत सिंह अपने बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह को शाही दरबार में छोड़कर जालोर भीनमाल होता हुआ सिरोही पहुंचा। सिरोही में अखेराज द्वितीय की पुत्री के साथ विवाह कर कुछ दिन सिरोही में विश्राम किया। इकतीस मार्च 1659 को जसवंत सिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह से भेंट की और उसी के साथ अहमदाबाद की तरफ बढ़ा। उस समय गुजरात में चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था। गुजरात का पूर्व सूबेदार शाहनवाज खां औरंगजेब का पक्ष त्याग कर दारा के साथ अजमेर चला गया था। अतः नए सूबेदार की नियुक्ति के पश्चात संपूर्ण गुजरात सूबे की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। अतः जसवंत सिंह के सामने ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जयसिंह के समर्थन से उसे दरबार से सहायता प्राप्त हुई और तत्पश्चात जसवंत सिंह ने गुजरात की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और राजस्व वसूली का कार्य पूर्ववत संस्थापित करने हेतु कार्य किया। गुजरात में की गई उसकी व्यवस्था से औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ और उसके लिए एक खिल्लत भी भिजवाई। बदले में जसवंत सिंह ने भी कुछ जवाहरात और अन्य जड़ाऊ वस्तुएं सम्राट की सेवा में भेजी। जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, तभी दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं का उदय हो गया था। सम्राट बनने के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी की नवोदित शक्ति का दमन करने की आज्ञा दी। परंतु शिवाजी का दमन करने में उसे सफलता नहीं मिली। अतः औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पास ये आदेश भिजवाया कि वह अपने 5000 सवार और कुछ तोपों के साथ शाइस्ता खां की मदद हेतु दक्षिण पहुंचे। इस प्रकार जसवंत सिंह कुतुबुद्दीन को गुजरात का शासन सौंपकर शाइस्ता खां की मदद हेतु 1661 में दक्षिण पहुंचा। इस प्रकार दक्षिण भारत में 1662 से लेकर 1665 ईस्वी तक जसवंत सिंह की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण रही।
शाइस्ता खां बेचैनी के साथ जसवंत सिंह की प्रतीक्षा कर रहा था और उन्होंने पूना के दक्षिणी भाग को केंद्र बनाकर शिवाजी की शक्ति को दमित करने का प्रयास किया। मार्च 1663 में शाही सेना ने शिवाजी के समर्थकों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया और मुगल सेना पूना और चाकन पर भी अधिकार कर चुकी थी। ऐसी स्थिति में जब शिवाजी की स्थिति अत्यंत कमजोर थी, शिवाजी ने एक अनूठी योजना बनाई और बिना जसवंत सिंह को कुछ पता लगे उससे पहले ही पूना के महल में घुसकर शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। जिस स्थान पर जसवंत सिंह का पड़ाव था उसी मार्ग से शिवाजी गया और वापस लौटकर चला गया। इससे चारों तरफ दक्षिण भारत में यह अफवाह फैल गई कि शाइस्ता खां पर हुए इस आक्रमण में जसवंत सिंह और शिवाजी की साठगांठ थी। खाफी खां जैसे इतिहासकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि शिवाजी और जसवंत सिंह के बीच गुप्त समझौता हो गया था, परंतु अन्य कोई समकालीन साक्ष्य ऐसी पुष्टि नहीं करता है। इसके साथ साथ जसवंत सिंह और शाइस्ता खां के आपसी संबंध भी अच्छे थे और शिवाजी की सहायता करके जसवंत सिंह को भला क्या मिलने वाला था। इसके विपरीत उससे बादशाह का कोप भाजन बनना पड़ता। वस्तुतः औरंगजेब की दोबारा सेवा में आने के बाद जसवंत सिंह ने हमेशा निष्ठापूर्वक सम्राट की सेवा की और वह अपनी स्वामी भक्ति के द्वारा बादशाह के मन में पहले से ही जमे हुए अविश्वासों को दूर भी करना चाहता था। अतः ऐसा आरोप लगाया जाना पूर्णतया निरर्थक है। तत्पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण की सूबेदारी से हटाकर अपने पुत्र मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और महाराजा जसवंत सिंह को उसके सहायतार्थ रहने और सहायता करने का आदेश दिया। जिससे भी स्पष्ट होता है शिवाजी के साथ जसवंत सिंह की साठगांठ की बात या अफवाह पूर्णतः निराधार थी। इसके पश्चात 1665 और 66 के मध्य जब जसवंत सिंह दक्षिण से लौटकर वापस आए, उसके उपरांत 2 वर्ष लगभग शाही दरबार में रहे। यहाँ पर जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह को भी दिल्ली दरबार ने 2000 जात और 1000 सवार का मनसब प्रदान किया। 22 जनवरी 1666 को आगरा में शाहजहां की मृत्यु हुई। तब औरंगजेब दिल्ली से आगरा आया और जसवंत सिंह और उसके पुत्र पृथ्वी सिंह को भी अपने साथ आगरा लेता गया। इधर दक्षिण में मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली और उसने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश कर दिया, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपना स्वीकार किया और अपने पुत्र और स्वयं शिवाजी को शाही दरबार में उपस्थित होने हेतु राजी किया। इस प्रकार जब मिर्जा राजा जयसिंह की स्थिति दरबार में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी, तब जसवंत सिंह ने, जो कि इस संधि के मन ही मन विरुद्ध था, क्योंकि जिससे जयसिंह का प्रभाव बढ़ने की आशंका थी, क्योंकि राठौड़ और कछवाहों की प्रतिद्वंदिता मुगल दरबार की एक विशेषता बन गई थी। अतः जसवंत सिंह ने जयसिंह की उपलब्धियों पर पानी फेरने हेतु
जयसिंह के विरोधी मुगल सरदारों और जहांआरा बेगम के साथ मिलकर औरंगजेब के कान भरवाए, जिससे कि संधि न हो पाए। जसवंत सिंह ने जयसिंह के विरोधियों को भी उकसाया और बादशाह तक शिकायत करने हेतु उनको तैयार किया। परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया। उसे आगरा में ही राम सिंह की देखरेख में रखा गया और लगभग 3 महीने बाद जब राम सिंह की देखरेख के पश्चात भी शिवाजी आगरा के बंदी गृह से निकलकर भागने में सफल हो गया, तब इसका दोष राम सिंह और जयसिंह पर लगाया गया कि इन दोनों ने मिलकर शिवाजी को आगरा से भागने में मदद प्रदान की। इसी प्रकार लाहौर में रहते हुए जसवंत सिंह ने अपनी सेवाएं दी। जब ईरान के शासक शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी की, तब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को लाहौर की तरफ भेजा और 20,000 सवारों के साथ काबुल की तरफ कूच करने हेतु उनको आदेश दिया। जसवंत सिंह अपनी सेना सहित लाहौर पहुंचा। तभी सूचना मिली कि शाह अब्बास की मृत्यु हो गई है और अब ईरान की तरफ से आक्रमण का कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार जसवंत सिंह लाहौर से आगे बढ़कर पुनः लौट आया। तत्पश्चात 1667 में पुनः जसवंत सिंह को दक्षिण की जिम्मेवारी सौंपी गई। जब शिवाजी आगरा के किले से निकल भागा और राम सिंह के प्रति बादशाह के व्यवहार ने मिर्जा राजा जयसिंह को बहुत दुखी कर दिया, फिर भी वह पराक्रमी सेनानायक मुगल साम्राज्य के हितों के लिए बीजापुर के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, परंतु दरबार और सम्राट की तरफ से उसको कोई विशेष सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसी अवस्था में जसवंत सिंह को पुनः दक्षिण में जिम्मेवारी सौंपी गई और जयसिंह को दक्षिण की सूबेदारी से हटा दिया गया। दक्षिण की सूबेदारी से हटने से जयसिंह को गहरा आघात लगा और 1667 में जब वह बुरहानपुर से लौट रहा था, तब रास्ते में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसी बीच जसवंत सिंह को भी कई बुरे समाचार सुनने को मिले। 1667 में ही आगरा में उसके बड़े पुत्र पृथ्वी सिंह की चेचक निकलने से मृत्यु हो गई और उसका दूसरा पुत्र जगत सिंह, जो भी शैशव अवस्था में था, वह अभी जिम्मेवारी संभालने में सक्षम नहीं था। और जब शिवाजी आगरा से सकुशल लौट आया, परंतु उस समय उसकी सैनिक शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि वह मुगलों से टक्कर ले सके। अतः उसने अपनी शक्ति और साधनों को संगठित करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता थी। अतः उसने कूटनीति का सहारा लिया और जसवंत सिंह के माध्यम से दरबार के साथ संधि करने हेतु एक प्रस्ताव भिजवाया और उसने कहा कि वह अपने पुत्र संभाजी को युवराज मुअज्जम की सेवा में भिजवा देगा। जसवंत सिंह और मुअज्जम ने शिवाजी के साथ संधि करने के इस अवसर को एक दुर्लभ अवसर समझा और संधि का प्रस्ताव बादशाह को भिजवा दिया। संयोग से औरंगजेब ने भी संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने शिवाजी को राजा का खिताब, उसके पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब प्रदान किया। अहमदनगर जुनार के बदले में शिवाजी को बरार में जागीर दी गई और शिवाजी से कहा गया कि वह बीजापुर के विरुद्ध शाही सेना की सहायता के लिए दक्षिण में रहे।
इस प्रकार शिवाजी के साथ की गई संधि से जसवंत सिंह और मुअज्जम की प्रतिष्ठा बढ़ गई, परंतु दिलेर खां इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपनी सूचनाओं के आधार पर बादशाह को समझाने का प्रयास किया कि जसवंत सिंह और मुअज्जम ने अपना सम्मान एवं प्रभाव बढ़ाने की दृष्टि से साम्राज्य के हितों का ध्यान नहीं रखा और उन्होंने बादशाह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। मुअज्जम और जसवंत सिंह दोनों ने दूसरी तरफ बादशाह को सूचित किया कि दिलेर खान ने विद्रोह कर दिया है और बिना शाही आदेश की प्रतीक्षा किए दिलेर खां के विद्रोह को दबाने हेतु अपनी सेना भेज दी। दक्षिण में इस प्रकार मुगलों की आपसी फूट और कलह का शिवाजी ने फायदा उठाया। उन्होंने बगलाना और खानदेश पर आक्रमण कर उन क्षेत्रों को रोन डाला। शिवाजी ने सूरत के समद नगर को दूसरी बार लूटा और बुरहानपुर तक उसकी सेना चढ़ाई। बुरहानपुर में रहते हुए जसवंत सिंह ने मुअज्जम के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा करने का प्रयास भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जसवंत सिंह ने दक्षिण में रहते हुए मुगल दरबार की बखूबी सेवा की और राजकुमार मुअज्जम को एक मजबूत आधार प्रदान किया और शिवाजी जैसे प्रबल शत्रु को एक बार तो मुगल सम्राट और दरबार के अधीनता में लाने में वह सफल भी हो गया। इसी बीच 1671 में उन्हें दूसरी बार गुजरात की सूबेदारी सौंपी गई। वहाँ भी उसने अच्छी तरह से कार्य किया और वहीं से उसे पुनः 1672 में अफगानिस्तान में जमरूद का थानेदार नियुक्त किया तथा काबुल कंधार में व्याप्त असंतोष, अव्यवस्था और वहाँ की स्थानीय जातियों और सरदारों के लगातार होने वाले विद्रोहों को दबाकर शाही सत्ता को मजबूती के साथ स्थापित करने हेतु जसवंत सिंह को 1673 में काबुल में नियुक्त किया गया। जसवंत सिंह ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर सरहदी अफगान कबीलों के बढ़ते हुए उपद्रव को दमन किया। अफरीदी और खटक कबीलों के अफगानों को बुरी तरह पराजित किया। पेशावर में जसवंत सिंह और सुजात खां दोनों मिले और उन्होंने भावी आक्रमण की आधारशिला तैयार कर अनेक अफगान कबायली नेताओं को पराजित किया, कईयों को अपने समर्थन में रखा, कईयों को मुगल साम्राज्य की सेवा हेतु शाही सेवा में नियुक्त किया और मुगल सम्राट से इस आशय का विश्वास भी प्राप्त कर लिया कि यदि हमें इन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में मुगल सत्ता को अधिक मजबूती के साथ स्थापित करना है तो स्थानीय विद्रोही तत्वों को मुगल सेनाओं में शाही सेवा में रखना ठीक रहेगा। इस प्रकार जमरूद में रहते हुए जसवंत सिंह ने अफगानों का दमन किया, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक चौकियां कायम की और अनेक उपद्रवी तत्वों को सेना में शामिल कर लिया। ऐसी परिस्थितियों में जसवंत सिंह लगातार कठोर कार्य करते हुए बीमार पड़ गए
और उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। जमरूद में रहते हुए ही 52 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1678 को उनकी मृत्यु हो गई और उससे पूर्व 1676 में उनके एकमात्र जीवित पुत्र जगत सिंह का भी देहांत हो गया था, जिससे भी उनको भारी आघात लगा था, क्योंकि पुत्र के अभाव में जसवंत सिंह को अपने उत्तराधिकारी और राज्य के भविष्य की चिंता भी निरंतर सताने लगी थी। इसी दुख, विषाद और गिरते स्वास्थ्य की अवस्था में मात्र 52 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। जसवंत सिंह अपने समय का एक पराक्रमी सैनिक, कुशल सेनानायक और सुयोग्य प्रशासक था। उसने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु वह बड़ा भाग्यशाली था। अपने बड़े भाई के जीवित रहते हुए उसे जोधपुर राज्य का स्वामी बना और शासक बनने के बाद उसे शाहजहां का वरद हस्त प्राप्त हुआ। शाहजहां के विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक 20 वर्षों में उससे साम्राज्य की कोई उल्लेखनीय सेवा यद्यपि नहीं की, फिर भी उसके मनसब में निरंतर वृद्धि होती रही और वह 7,000 जात और 7,000 सवार का मनसबदार बन गया। इतना बड़ा मनसब उस समय केवल शहजादों को ही प्राप्त होता था। इसके अलावा अनेक मौक़ों पर उसे शाहजहां से हाथी, घोड़े, सिरोपाव आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। उत्तराधिकार के संघर्ष में जसवंत सिंह के जीवन में एक नया मोड़ आया। विद्रोही मुराद और औरंगजेब के विरुद्ध उसे शाही सेवा का नेतृत्व प्रदान किया गया। धर्मत के युद्ध में उसने पूरी निष्ठा और वीरता के साथ कर्तव्य का पालन किया। यदि कासिम खान ने विश्वासघात न किया होता तो युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में होता और शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। औरंगजेब के सम्राट बनने के बाद जब जसवंत सिंह को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, तब मिर्जा राजा जयसिंह की सलाह मानकर वह औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हुआ और औरंगजेब ने उसके सभी पुराने अपराधों को माफ कर पुराना मनसब बहाल कर दिया। परंतु फिर भी जसवंत सिंह के मन में किसी अनहोनी की आशंका थी, अतः उसने खजवा के मैदान में शाही शिविर को ही लूट लिया। परंतु फिर भी उसके इस कृत्य को औरंगजेब ने हमेशा के लिए भुला दिया। यद्यपि वह शंकालु बना रहा, लेकिन फिर भी उसे शाही सेवा में पूर्ण अवसर दिया गया। इस प्रकार जसवंत सिंह के भाग्य ने उसका साथ दिया। जसवंत सिंह पर दारा शिकोह की सहायता का वचन देकर उसे मुकरना का विश्वासघात का आरोप भी लगता है, लेकिन उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति में ये सब कुछ चीज़ें चलती रहती है और राजनीति चालबाजियों और छल का ही राजनीति चालबाजियों और छल से ही भरी हुई पड़ी है। यद्यपि वह साहसी और वीर सेनानायक था, परंतु उसमें कुशल और अनुभवी सेनानायक के गुणों की कमी थी। सबसे बड़ी कमी अवसर के अनुकूल युद्ध में व्यूह रचना करना और उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग नहीं करने की कमी उसकी सबसे बड़ी व्यावहारिक कमी थी। धर्मत के युद्ध में उसने उचित युद्ध स्थल का चुनाव नहीं किया, शाही तोपखाने का प्रयोग नहीं किया और जब उसे परास्त होकर लौटना पड़ा उपयुक्त सभी कमियों के उपरांत भी हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि वह मारवाड़ का अंतिम शासक था, जिसने अपने विरोधी मुगल सम्राट के शासनकाल में अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बरकरार रखा। जब तक वह जीवित रहा, तब तक औरंगजेब जैसा शक्तिशाली सम्राट भी
अपनी कट्टर धर्मांधता का प्रदर्शन नहीं कर पाया। जसवंत सिंह के काल में जोधपुर में शाही दरबार की राजनीतिक और सैनिक अभियानों में भी पर्याप्त उन्नति हुई। उसके समय में सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहित किया गया। अनेक विद्वान जसवंत सिंह के दरबार में मौजूद थे। नरहरिदास बारहट, नवीन निधान, दलपति मिश्र, मुणोत नैणसी, वृंद कवि और सूरत मिश्र जैसे अनेक विद्वान उसके दरबार में उपस्थित थे, जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं का निर्माण किया। जसवंत सिंह के काल में लिखी गई नैणसी की ख्यात तो राजस्थान के इतिहास की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। जसवंत सिंह ने ललित कलाओं को भी प्रोत्साहित किया। उनके समय में कला के विभिन्न अंगों पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ता गया। अनेक मुगल कलाकारों को जोधपुर दरबार में आमंत्रित किया और स्थानीय कलाकारों को भी आश्रय प्रदान किया। उन्होंने अनेक भवन बनवाए और जहाँ जहाँ वह रहे उन्होंने वहाँ पर अपने नाम से कई महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण भी करवाया। संक्षेप में जसवंत सिंह अपने समय के हिंदू शासकों में अग्रणी थे। शाही दरबार में उनका मनसब और उनकी प्रतिष्ठा सबसे सर्वोपरि रही। शाहजहां के शासनकाल में अपने से कहीं अधिक आयु और अनुभवी सेनानायक मिर्जा राजा जयसिंह से भी उसका सम्मान अधिक रहा। वह अपने पीछे स्वामी भक्त सरदारों की एक ऐसी कतार छोड़ गया जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद औरंगजेब से डटकर मोर्चा लिया और उनके राज्य की मर्यादा को हमेशा के लिए कायम रखा। यहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे जसवंत सिंह के साथ संबंधों का व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।